क्या आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रंट एंड डेवलपर का करियर 2025 में कितना स्ट्रांग है, क्या क्या स्किल सीखनी चाहिए, क्या सैलरी मिलती है, क्या एआई फ्रंट एंड डेवलपर का करियर खत्म कर देगा और बिगिनर होने के बावजूद आप इस फील्ड में कैसे एंटर कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि फ्रंट एंड डेवलपर में आप अपना करियर कैसे ग्रो कर सकते हैं। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर में करियर बनाना चाहते हैं तो पहले आपको HTML CSS सीखना होगा। HTML CSS में बहुत ज्यादा आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या है कि HTML के फ्लैग्स और ग्रिड के कंसेप्ट पे काम करना होगा और एक बेसिक वेब पेज बनाना होगा, फिर एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वेब पेज बनाना होगा। पहले क्या होता था, HTML में फ्लोट के कंसेप्ट होते थे और टेबल के कंसेप्ट होते थे, BR HR ऐसे काफी सारे कंसेप्ट हुआ करते थे जो अब जो है बिल्कुल फिनिश हो चुके हैं, अब मार्केट में यूज ही नहीं हो रहा है। इस समय सबसे ज्यादा क्या है कि फ्लेक्स यूज हो रहा है, फ्लेक्स के कंसेप्ट सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं और ग्रिड के कंसेप्ट सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं। तो ऐसे केसेस में बस आपको चाहिए कि आप ज्यादा डेप्थ में ना जाकर आप उन चीजों पे काम करो जो मार्केट अभी यूज कर रही है। एक बात मैं और आपको क्लियरली बता दूं कि jQuery को सीखना कोई जरूरत नहीं है मॉडर्न फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर। इस समय क्या हो रहा है कि सारा काम रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट की मदद से हो जा रहा है। जावास्क्रिप्ट में डो मैनिपुलेशन की मदद से काफी सारी चीजें हो जाती हैं। jQuery मार्केट से बिल्कुल ही खत्म हो रही है। तो आप HTML और CSS पूरी तरह से सीख लो, देन इसके बाद में आपको सीखना है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में पहला टॉपिक है डो मैनिपुलेशन। देखो डो मैनिपुलेशन क्या होता है। डो मैनिपुलेशन की मदद से हम अपने किसी भी HTML को या एलिमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद में हमें सीखना है ऊप्स कंसेप्ट। देखो ऊप्स कंसेप्ट क्यों, क्योंकि सपोज आप एक इंटरव्यू के सामने जाते हो और उसने बोला कि एक एरे है, एरे में से आपको एक यूनिक वैल्यू निकालनी है। तो एक फंक्शन होता है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में न्यू सेट के नाम से, बट वो क्या कर नहीं, इसे कोर लॉजिक से निकालो। तो आप क्या करोगे, उसके इसमें फॉर लूप का इस्तेमाल करोगे। देन इसके बाद में आता है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में सबसे ज्यादा मेन कॉन्सेप्ट है असिंक अवेट, प्रॉमिस, कॉलबैक और डीबाउंसिंग, थ्रॉटलिंग। मेन इन चीजों पे सबसे ज्यादा आपको काम करना है। देखिए मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ही हम पूरी रिएक्ट में यूज करने वाले हैं। जब आप जावास्क्रिप्ट अच्छे से कर लो तो अगला स्टेप है आपका टाइपस्क्रिप्ट का। देखिए टाइपस्क्रिप्ट करना बहुत जरूरी है। रीजन क्यों, पहला क्योंकि जितनी भी कंपनीज है ज्यादातर अपना प्रोडक्ट टाइपस्क्रिप्ट पे मूव कर रहे हैं और उसका एक बेनिफिट भी है कि सपोज एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, उस पूरी एप्लीकेशन में मेरे को हर चीज के टाइप को चेक करना, कोड को डीबग करना जावास्क्रिप्ट से आसान नहीं है। वो काम बहुत इजीली मैं टाइपस्क्रिप्ट से कर सकता हूँ। टाइपस्क्रिप्ट को सीखना बहुत जरूरी है। जब आप टाइपस्क्रिप्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर लो तब उसके बाद में आते रिएक्ट। पहले आपको क्लास कंपोनेंट्स पे काम करना है। देखिए क्लास कंपोनेंट्स काफी टाइम पहले ही रिमूव हो चुके हैं, बट रीजन क्या, आज भी जो है इंटरव्यू क्लास कंपोनेंट्स पे क्वेश्चन पिक करता है। नॉर्मली अभी वैसे प्रोडक्ट फंक्शनल पे बन रहे हैं, फिर क्लास से लाइफ साइकिल क्वेश्चन पिक कर लेगा या अप्रोचेस पूछ लेगा, क्लास कैसे काम करती है या उसके कुछ कंपोनेंट्स पूछ लेगा। तो ऐसे केसेस में आपको क्लास को समझना जरूरी है। देन इसके बाद आप काम करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट पे। देखिए फंक्शनल कंपोनेंट अभी मॉडर्न जितनी भी एप्लीकेशंस है उसमें फंक्शनल कंपोनेंट पे काम होता है। कोड छोटा है, रीयूजेबल है और सिंपल है, ज्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो मेनली क्या हो रहा है, हमारा फंक्शनल पे ही काम हो रहा है। फंक्शनल में आपको लाइफ साइकिल को हैंडल करने के लिए, स्टेट को हैंडल करने के लिए आपको हुक पे काम करना पड़ेगा, जैसे यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रिड्यूसर, यूज मेमो, यूज कॉलबैक, इन सारे हुक पे काम करना पड़ेगा। तो इस हुक की मदद से आप क्या कर सकते हो, अपने फंक्शनल कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर सकते हो। देन अब इसके बाद में आते हैं रिडक्स के ऊपर। रिडक्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या था कि बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए स्टेट सफिशिएंट नहीं है। ऐसे केसेस में आपको रिडक्स पे काम करना पड़ेगा। रिडक्स थंक और रिडक्स सागा, ये क्या है रिडक्स थंक और सागा? रिडक्स थंक की मदद से आप अपने एपीआई को कॉल कर सकते हैं, सेम चीज रिडक्स सागा की मदद से भी कर सकते हैं। रिडक्स थंक थोड़ा सा सिंपल अप्रोच पे काम कर रही है और रिडक्स सागा के अंदर हम जनरेटर फंक्शंस का यूज कर रहे हैं। तो हमें सीखना दोनों जरूरी है। रीजन क्यों, क्योंकि ज्यादातर कंपनी इन दोनों में से किसी एक मिडलवेयर का इस्तेमाल जरूर करती है। देन इसके बाद में हम चलते हैं मटेरियल यूआई और चक्रा यूआई या एंट डिजाइन के ऊपर। ये मटेरियल और चक्रा यूआई क्या है? जैसे सपोज मैं एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो मैं उसके अंदर डायरेक्टली HTML का यूज नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, उसको मटेरियल यूआई में बनाऊंगा या चक्रा यूआई में बनाऊंगा। मटेरियल यूआई और चक्रा यूआई की वजह से आप एक को बने बनाए कंपोनेंट मिल जाते हैं, जैसे टेक्स्ट फील्ड, मॉडल, बॉक्स फील्ड, स्लाइड। तो इन कंपोनेंट्स की मदद से आप एप्लीकेशन को इजीली और फास्ट बना सकते हैं। आपको ना HTML को डायरेक्टली कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं होती कंपोनेंट्स के अंदर। और नॉर्मली जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके अंदर MUI का यूज या चक्रा UI का यूज या एंट डिजाइन का यूज, किसी भी एक फ्रेमवर्क का यूज हो रहा है। और इवन आप किसी एक को भी समझ लेते हैं ना अच्छे से, तो बाकी चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। अगर सपोज कोई नया फ्रेमवर्क भी आता है, जैसे UI का कोई नया फ्रेमवर्क आता है, तो एक समझ लीजिए, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। एक बार देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हर एक के बनने के कंसेप्ट
कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं एपीआई के ऊपर में। फ्रंट एंड को करने के लिए आपको एपीआई का करना जरूरी है। फ्रंट एंड में सिर्फ डिजाइन से काम नहीं चलेगा, आपको बैकएंड से कम्युनिकेट करना भी आना चाहिए। तो बैकएंड पे कम्युनिकेट करने के लिए एपीआई का इस्तेमाल होता है। एपीआई में दो तरह के एपीआई सबसे ज्यादा यूज होती है। एक होता है रेस्ट एपीआई और एक होता है रेस्टफुल एपीआई। रेस्ट एपीआई क्या है? बेसिकली एक अप्रोच है जो गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट के मेथड पे बनी हुई है। रेस्टफुल एपीआई में डेटा स्ट्रक्चर्ड बनाता है, डेटा को हैंडल करना ज्यादा आसान है और कैशे मैनेज करना ज्यादा आसान है। सो रेस्ट और रेस्टफुल एपीआई को भी आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में सीखना होगा। रेस्ट और रेस्टफुल एपीआई के बाद में हम बात करते हैं ग्राफक्यूएल की। देखिए ग्राफक्यूएल क्या है? ग्राफक्यूएल के कंसेप्ट में बेसिक क्या होता है कि आप एक सिंगल एंड पॉइंट से सारा डेटा निकाल सकते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल बताता हूं। आपको एक प्रोडक्ट निकालना है, तो रेस्ट एपीआई में आपको एक प्रोडक्ट की गेट की एपीआई मिली और उसके अंदर प्रोडक्ट का नाम और डिस्क्रिप्शन, प्राइस सब कुछ आ रहा है, बट आपको प्रोडक्ट का नाम और प्राइस ही चाहिए था। तो ऐसे केसेस में आपको वो भी डेटा मिल रहा है जो डेटा नहीं चाहिए रेस्ट एपीआई के केसेस में। तो आप क्या करोगे? आप ग्राफक्यूएल का इन्वॉल्व करोगे। ग्राफक्यूएल में आप क्या करते हो? क्वेरी पास करके वही डेटा लेके आते हो जो आपको जरूरी होता है। सेकंड कि इसमें क्या होता है, सिंगल एंड पॉइंट होता है, तो डेटा बार बार एपीआई के यूआरएल को चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस हमें क्या करना है कि क्वेरी को पास करना है। अगर सपोज कि मुझे डेटा सेव करना है तो उसके अंदर म्यूटेशंस का इस्तेमाल करना होता है। तो देखिए आज की डेट में कंपनीज ना एपीआई में ग्राफक्यूएल का यूज सबसे ज्यादा यूज कर रही है, क्योंकि इसका यूज करना आसान है, इवन ये फास्ट है। बाकी सब एपीआई से ग्राफक्यूएल की एपीआई काफी ज्यादा फास्ट। इसके बाद आपको जस्ट पे काम करना पड़ेगा। जस्ट क्या है? जस्ट एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। इस टेस्टिंग फ्रेमवर्क की मदद से आप टेस्ट केसेस लिख सकते हो। सपोज एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, आपने किसी एक फीचर पे काम किया और उस फीचर की वजह से बाकी किसी और कहीं फीचर, दूसरे फीचर्स में इंपैक्ट आ गया, तो आप मुझे हर चीजों को तो टेस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में क्या करोगे? आप टेस्ट केसेस का इस्तेमाल करो। हर तरीके के टेस्ट केसेस लिखोगे, चाहे स्नैपशॉट टेस्टिंग हो जाती है, चाहे फंक्शनल टेस्टिंग हो जाती है, चाहे कंपोनेंट टेस्टिंग हो जाती है। उसे मैन्युअली रेंडर करवाएंगे और चेक करेंगे कि कहीं कोई चेंजेस या इंपैक्ट तो नहीं पड़ा है। जेस्ट का यूज ज्यादातर डेवलपर्स करते हैं बेसिकली टेस्ट केसेस को लिखने के लिए, और जितने भी बड़े से बड़े प्रोडक्ट हैं बिना टेस्ट केसेस के कंपोनेंट्स को नहीं लिखा जाता है, उसमें टेस्ट केसेस का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। तो जेस्ट को तो आपको मैंडेटरी सीखना पड़ेगा। फिर फ्रंट एंड में चलते हैं क्लाइंट साइड और सर्वर साइड रेंडरिंग पे। देखिए क्लाइंट साइड में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र पे ही रेंडर करती है। सर्वर साइड में क्या होता है कि HTML पहले ही जनरेट हो जाता है, सो कस्टमर को इश्यूज फेस नहीं करना पड़ता। और सेकंड की ना इसका एसईओ में बहुत बड़ा इंपैक्ट है, मतलब एसईओ बहुत अच्छे से होती है। तो ज्यादातर कंपनी क्या कर रही है? सर्वर साइड रेंडरिंग पे काम कर रही है, और सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए वो बैकएंड से सारा HTML जनरेट करवा रही है। और ज्यादातर बैकएंड के ऐसे बैकएंड AEM पे बने होते हैं, या जावा पे बने होते हैं, या बेसिकली नोड पे बने होते हैं। सो मेन क्या है कि हमें सर्वर साइड रेंडरिंग पे काम करना चाहिए, और इवन सर्वर साइड को हैंडल करने के लिए हमें डोम मैनिपुलेशंस का बहुत अच्छे से डेप्थ में आइडिया होना चाहिए कि डोम मैनिपुलेशन सर्वर साइड HTML को कैसे हैंडल कर रहा है। तो इसके बाद चलते हैं फायरबेस। फायरबेस क्या? गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जहां बेसिकली हम नोटिफिकेशन हैंडल कर सकते हैं। सो मेन क्या, कई कंपनी फायरबेस की डिमांड करती है कि हमें फायरबेस भी आना चाहिए रिएक्ट के साथ में, और इंटीग्रेट भी आना चाहिए। तो फायरबेस को भी सीखना बहुत जरूरी है। फ्रंट एंड में चल नेक्स्ट स्टेप है वेब सॉकेट्स पे। फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए आपको वेब सॉकेट्स का सीखना बहुत जरूरी है। सपोज एक एप्लीकेशन है, गेमिंग की एप्लीकेशन है या लाइव चैट की एप्लीकेशन है, तो डेटा का ट्रांसमिशन एपीआई से नहीं हो सकता या ग्राफक्यूएल से नहीं हो सकता। ऐसे केसेस में वेब सॉकेट्स का काम होता है। इवन एक वेब आरटीसी का भी काम होता है जो वीडियो के लिए होता है। वीडियो में डेटा कभी भी सर्वर पे नहीं सेट होता, उस केस में डायरेक्टली दो यूजर के बीच में कम्युनिकेट करता है, जिसमें यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज होता है। तो वेब सॉकेट और वेब आरटीसी को सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हो, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्ट में एनवायरनमेंट सेटअप करना। कितने एनवायरनमेंट होते हैं और हर एनवायरनमेंट का क्या रोल है, ये सारी चीजें आपको जानना है। जैसे नॉर्मली सपोज एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने में प्रोडक्शन का इस्तेमाल होता है, टेस्टिंग में टेस्ट एनवायरनमेंट होता है, लोकल में लोकल और डेवलपमेंट में डेव एनवायरनमेंट होता है। तो सारे एनवायरनमेंट्स की नॉलेज आपको इजीली होनी चाहिए। देन इसके बाद आपको सीखना पड़ेगा गिट क्या है। देखो गिट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हैं, मल्टीपल डेवलपर्स काम कर सकते हैं, अपनी पीआर को मर्ज करवा सकते हैं, और कोड एक जगह मर्ज होता है एंड देन उसके बाद वो डिप्लॉय होता है। तो गिट का हमें पूरी नॉलेज लेना है कि गिट में डेटा ऐड कैसे करना है, कमिट कैसे करना है, पुश कैसे करना है, और ना सपोज कुछ गलती हो गई तो उसे रिमूव कैसे करनी है, सारी चीजें, नई रेपो बनानी है, नई ब्रांच कैसे बनानी है। तो गिट की नॉलेज बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए हमें। तो फ्रंट एंड डेवलपर में आपको डॉकर भी सीखना चाहिए। फ्रंट एंड डेवलपमेंट करने के बाद में आपको डिप्लॉयमेंट भी जरूरी है। डिप्लॉयमेंट जरूरी नहीं है कि डेवऑप्स का काम है, आपको क्लाउड डिप्लॉयमेंट आना चाहिए। सपोज आपने एक एप्लीकेशन बना, तो आप यूजर तक कैसे पहुंचाओगे, तो उस केसेस में आपको क्लाउड डिप्लॉयमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। क्लाउड डिप्लॉयमेंट में आपको AWS हो गया या आपको Azure हो गया, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। AWS के कुछ इंस्टेंस
क्लाउड फ्लड, क्लाउड वॉच, पाइपलाइन डिप्लॉयमेंट, S3 बकेट, इन चीजों को सीख लो। ज्यादा पूरा AWS में पूरा सीखने की जरूरत नहीं है इसका। जब आप रिएक्ट और फ्रंट एंड बेसिक लेवल और एडवांस लेवल पे सीख चुके हो सारी चीजें, तब आपको सबसे मेन चीजों पे काम करना है, जैसे कोड डीबगिंग। ये डीबगिंग क्या होता है यार? कोड में हमें इशू को फाइंड करना था। सपोज ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, एक छोटे से पेज पे कोड के इशू को फाइंड करना बहुत आसान है, पर बहुत बड़ी एप्लीकेशन में बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो कोड डीबगिंग पे काम करना पड़ेगा, उसके स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा, उसके परफॉर्मेंस पे काम करना पड़ेगा। तो जब अपने फ्रंट एंड की सारी इंपॉर्टेंट चीजें सीख ली, तो चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रोथ की। तो बात करते हैं फ्रेशर्स की। फ्रेशर्स के लिए 3 से 5 लाख तक की सैलरी रेंज है, 5 से 15 तक, अगर 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो, और अगर उससे भी ज्यादा है तो उससे ज्यादा सैलरी। अब एक बात और, देखिए सैलरी डिपेंड करती है कैंडिडेट के स्किल्स के ऊपर में। अब बात करते हैं, क्या एआई फ्रंट एंड को रिप्लेस कर देगा? तो सर इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आप चाहे चैट जीपीटी पे भी सर्च करिए, वो भी आपको नहीं ही बोलेगा। डेवलपमेंट के अंदर सिर्फ फ्रंट एंड ही नहीं रह गई है, एआई भी इंटीग्रेट हो रही है। हर चीजें ऑटोमेट करने की बात हो रही है, या मैं जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ वो कह रहे हैं कि इसको ऑटोमेट करना है। ऐसे केसेस में क्या हो रहा है, एआई इन्वॉल्व हो रही है फ्रंट एंड के साथ में काफी बड़े लेवल पे। अब एक डेवलपर कहता है कि ठीक है उसको फ्रंट एंड ही आती है, वो एआई पे नहीं काम कर सकता, तो कॉमन सी बात है कि उसके लिए आगे का करियर उसके लिए स्टॉप हो जाएगा। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको फ्रंट एंड घुसना है, तो आपको आगे की चीजों में भी धीरे धीरे एंटर करना पड़ेगा। रीजन क्यों? जब तक आप चीजें सीखोगे नहीं, तब तक आपके करियर ग्रोथ कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ही ऐसी है, जितना ज्यादा आप सीखते जाओगे उतना ज्यादा बढ़ते जाओगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।